जय हिंद बच्चों, मैं चंदन कुमार शर्मा एक बार फिर से जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था पिछले क्लासेस में भूगोल के लेसन 1 को, और मैंने साथ में एक बात कही थी कि अगर आज तुमने कलम को नहीं घिसा तो आगे हड्डियां तक घिसनी पड़ेंगी। और इसी क्रम में हम लोग आज उसी पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, संसाधन और उसके उपयोग को। और कहा जाता है कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन, मन और धन लगा देते हैं तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं। तो आइए इसी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ें। और मैं गारंटी देता हूं कि सामाजिक विज्ञान को मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आपके दिमाग में ड्रिल हो जाएगा और घुस जाएगा भीतर। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी से आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये चैप्टर था, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़े थे कि संसाधन क्या है। मैंने बोला है बार बार कि मेरे साथ आपको रिपीट करना है, रिपीटेशन से ज्यादा चीजें समझ में आती है, तो साथ में बोलना है। मैंने कहा था कि वे सभी वस्तुएं, पदार्थ, साधन जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं वही क्या है, संसाधन है। लेकिन हमने यह भी समझा था कि जितने भी चीजें होती हैं, पदार्थ होती हैं, वह बिना तकनीक के सहारे हम संसाधन के रूप में बना नहीं सकते हैं, अपने लिए जीवनोपयोगी नहीं बना सकते हैं। ये चीजें हमने समझा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जिमरमैन ने क्या कहा था। जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। ये बात हम लोगों ने कल सिद्ध कर लिया था कि लिथियम आयन जो था, लिथियम जो अयस्क था, वह अनादिकाल से हमारे यहाँ मौजूद था, हमारे पृथ्वी पर मौजूद था। लेकिन जब तक हमने तकनीक, मानव की अपनी बुद्धि विकसित नहीं हुई, तब तक हम इसका उपयोग नहीं कर पाए संसाधन के रूप में। आज हम इसी लिथियम से इलेक्ट्रिक वाहन बना रहे हैं, मोबाइल के बैटरीज बना रहे हैं, पवन ऊर्जा को स्टोर करने के लिए बैटरी बना रहे हैं, सौर ऊर्जा को स्टोर करने के लिए बैटरी बना रहे हैं, इत्यादि। तो चीजें जो जिमरमैन ने कही थी कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं, ये बिल्कुल भी सही है। आप इस चीज को समझ भी रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था मानव संसाधन के बारे में, जिसमें सेवा को भी एक संसाधन माना गया है। जैसे मैं खुद एक संसाधन हूँ, शिक्षक हो चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, वो क्या होता है, एक संसाधन के रूप में होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि संसाधन जो है वह किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक सामाजिक का मेरुदंड होता है। यानी अगर किसी देश के पास संसाधन नहीं है तो वो समझ लो कि वह विकास की रेस में वह पिछड़ जाएगा। ये ध्यान रहे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन का भी आवश्यक है। अगर किसी देश को विकसित श्रेणी में आकर खड़ा होना है, विकसित श्रेणी में सबसे आगे जाना है, तो उसके पास भौतिक और जैविक संसाधन से ज्यादा मानव संसाधन उसके पास होनी चाहिए। और इसका जीता जागता जो उदाहरण है वह है जापान, जिसके पास प्राकृतिक संसाधन की बहुत ही कम मात्रा उपस्थित होने के बावजूद भी मानव संसाधन के बल पर वह विकसित देशों की श्रेणी में आकर खड़ा है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि मानव कैसे प्रकृति, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाता है। इसके बाद हमने संसाधनों के अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण पढ़ा था, जो कि आपके सामने है। इसके बाद हमने अंत में ये पढ़ा था कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन क्या होते हैं, तो वो होते हैं जैव और अजैव। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर हमने पढ़ा था कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर यानी अधिकार के आधार पर हमने पढ़ा था व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। और इसके बाद विकास की स्थिति के आधार पर पढ़े थे कि संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। ये संसाधनों का वर्गीकरण हुआ था, हम लोगों ने किया था। अब आज हमने पढ़ना है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, जो कि हमने पढ़ा था कि दो होते हैं। एक होते हैं जैव संसाधन
या उसे हम कहते हैं जैविक संसाधन, और दूसरा है अजैव संसाधन, जिसको एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। तो चलिए बहुत ही आसान भाषा में इंटरेक्टिव चीजों को देखते हुए हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जैव संसाधन की। यहाँ ध्यान देना है, थोड़ा सा भी आपका जो कंसंट्रेशन है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। आज के जो बच्चे हैं कंसंट्रेशन का ही उसमें प्रॉब्लम है, थोड़े से देर के लिए वो शांत नहीं रह सकते हैं, तो थोड़ा सा आप यहाँ शांत रहेंगे। जैव संसाधन को बायोटिक रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, जीव मंडल से होती है, उसी को जैव मंडल भी कहते हैं। क्या होता है, इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। आप सजीव और निर्जीव को आप विज्ञान में, जीव विज्ञान में पढ़ेंगे कि सजीव में जो लक्षण होती है उसमें वृद्धि होती है, वह भोजन करते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है। इससे संबंधित आप विज्ञान में अच्छे से समझेंगे। यानी जैव संसाधन में सजीव के सभी लक्षण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति यानी वन, मत्स्य यानी मछली और समुद्री जीव, पशुधन जैसे गाय, भैंस इत्यादि, एवं अन्य प्राणी जो समुदाय है, वह सभी क्या होते हैं, जैव संसाधन के रूप में होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मनुष्य वनस्पति ही है, यहाँ पर पशुधन देख सकते हैं, मत्स्य यानी मछली वगैरह सब है इसमें। ये सभी के सभी जैव संसाधन के रूप में होते हैं। दूसरा होता है अजैव, सीधा इसका उल्टा, जैव का सीधा उल्टा, यानी इसे हम बोलेंगे एबायोटिक रिसोर्सेस। यानी इसमें निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। इसमें चट्टान, धातु, खनिज इत्यादि शामिल होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये सब चट्टान है, धातु है, खनिज है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, अजैव संसाधन होते हैं। ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीजें नहीं है जिसको आपको बहुत ही दिमाग लगाना पड़े समझने के लिए। हमने उत्पत्ति के आधार पर दो चीजें पढ़ ली। अब नेक्स्ट है, अब इसको ध्यान रखिए, उपयोगिता के आधार पर, यूजेस के आधार पर भी संसाधन अलग अलग होते हैं। ये बहुत ही वीवीआई है, इसको ध्यान रखेंगे। ये जो टॉपिक है इससे एमसीक्यू क्वेश्चन और लघु या दीर्घ क्वेश्चन भी बनेंगे। इसमें उपयोगिता के आधार पर हम बात करें तो ये है, पहला है नवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय का इंग्लिश होता है रीन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः प्राप्ति की जा सकती है या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, वही क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। आपने केमिस्ट्री की क्लासेस में भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया को अच्छे से समझा होगा। इन सभी प्रक्रियाओं से जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है वही क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। एग्जाम्पल यानी उदाहरण की बात करें तो सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा सूरज से इतनी जल्दी तो खत्म होने वाला है नहीं। हम इससे सोलर पैनल के द्वारा सूरज के एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, यह एक नवीकरणीय संसाधन है। जल भी नवीकरणीय संसाधन है। जल विद्युत, जल से यानी कि नदी पर हम लोग डैम बना सकते हैं और डैम से हम जल विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। वह भी जब तक जल रहेगा तब तक आराम से बना सकते हैं। इसके बाद पवन बहना खत्म होने वाला है नहीं, तो इसलिए पवन ऊर्जा भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। इसके बाद वन एवं वन्य प्राणी, उसके बाद एक ज्वारीय ऊर्जा जो कि समुद्र में बनाई जाती है। उसके बाद भूगर्भीय ऊर्जा, ये सभी भी क्या होते हैं, नवीकरणीय संसाधन के ही उदाहरण होते हैं। यानी सिंपल भाषा में जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है वह क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। इसके ठीक उल्टा चलेंगे तो ये आ जाता है अनवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक नवीकरणीय संसाधन है, तो आप इसके उदाहरण को समझ चुके हैं। और उसी के उल्टा यहाँ भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन एक अनवीकरणीय संसाधन है। अब इसमें क्या है कि ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं।
इनमें से कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं है और एक बार प्रयोग होने के बाद वे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, अब ये क्या है, तो जैसे कि नाम से ही पता है, जीवाश्म यानी जीवों के अवशेष से जो ईंधन बना है वही क्या है, जीवाश्म ईंधन है। जैसे हम जानते हैं कि जो पेट्रोलियम है, जिससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम इत्यादि चीजें प्राप्त होती हैं, ये क्या है, लाखों वर्ष पहले समुद्र में जीव जंतुओं और स्थल पर भी जीव जंतु, वन्य जीव जंतुओं के लंबे समय के पृथ्वी के अंदर दब जाने के कारण और उसमें तापमान और दाब के कारण वह इस जीवाश्म ईंधन के रूप में बदल चुके हैं। लेकिन अब ये दोबारा बनने में फिर से लाखों करोड़ों साल, अगर वैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तब बनेंगे। उसके बाद हमारा धरती रहेगा भी नहीं, ये हम नहीं जानते हैं। तो ये जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो अनवीकरणीय होते हैं, जिसका उपयोग अगर एक बार हमने कर लिया, उसको यूज कर लिया, उसे बर्न कर दिया, दोबारा उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें इसका जो उदाहरण है, इसमें कोयला आ जाएगा। कोयला जो कि वनस्पतियों के दब जाने के कारण बना है लाखों सालों में। इसके बाद पेट्रोलियम आप इसमें लिख सकते हैं, पेट्रोलियम, इसमें आप सीएनजी, एलपीजी इत्यादि को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये सभी के सभी अनवीकरणीय संसाधन है। समझ में आ रहा है? इसी उपलक्ष्य में मोदी जी ने हाल ही में हमें इन संसाधनों का कम से कम उपयोग करना भी बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो धातु हैं, जो पुनः चक्रीय नहीं है, जो एक बार यूज करने के बाद, नष्ट होने के बाद वो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है, उसको आप नहीं खरीदें। जो पेट्रोल डीजल है उनका इस्तेमाल कम से कम करें। और कोरोना जैसे जो चीजें थी जिसमें लॉकडाउन लगा था, वैसी चीजों को भी अपनाने का हम लोग प्रयास करें। बेवजह अपने पर्सनल गाड़ियों को चलाने से बचें। छोटे छोटे दूरियों के लिए हम अपने सवारी से जाएं और बहुत छोटे के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें, और लंबे दूरी के लिए बस या ट्रेन जिसमें सामुदायिक ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका उपयोग करें। ये हमारे लिए भविष्य का जो ईंधन है वो अब ये नहीं रह गया है। जो भी इसके जो ठेकेदार लोग हैं, इसके इतना ज्यादा अधिक दोहन कर दिए हैं, जिसके वजह से इसकी जो मात्रा है बहुत ही कम हो चली है। तो आप समझ चुके होंगे नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। अभी हम लोगों ने पहले देखा था, कौन कौन सा है उसको देखेंगे। सबसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत का मतलब इंडिविजुअल रिसोर्सेस, जो खुद का मेरा है वह क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। ऐसे संसाधन जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है, खुद का निजी, तथा उसके बदले में सरकार को क्या करता है, वह लगान चुकाता है, टैक्स चुकाता है। जैसे भूखंड, यानी हमारे पास जो भूमि है, वह घर जो हमारा है, वह बाग बगीचे जो है, तालाब है, कुआं है, इसके अलावा आजकल मोटरसाइकिल, कार जो हमारा है वह क्या है, व्यक्तिगत संसाधन के रूप में है। इसके बदले हम लोग क्या करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाते हैं। यही संसाधन है जो कि व्यक्तिगत है। इसमें आप देख सकते हैं, हमारा घर, जमीन है, जो तालाब है वह है, हमारा जो बाग बगीचा है वह है, ये जो कुआं है, तालाब है, या अन्य जो चीज है, ये चीजें आप समझ रहे हैं। इसके बाद है सामुदायिक संसाधन। इसको भी आप समझ सकते हैं बहुत ही आसान भाषा में। ऐसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के आधिपत्य में हो तथा जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ हो। यानी ऐसा समझिए, जो सरकारी चीजें होती हैं, जो सामुदायिक चीजें हैं, वो सब के लिए हैं। इसमें चारागाह आता है, जो सभी लोग उसमें चारा अपने पशु को खिला सकते हैं। शमशान आता है, उस समुदाय के जो लोग हैं उनको कोई रोक टोक नहीं होती है, वो अपना यूज कर सकते हैं। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, या सामुदायिक भवन हो, तालाब हो, सामुदायिक तालाब हो, पार्क, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान, ये सभी के सभी
सामुदायिक संसाधन के ही उदाहरण हैं। सामुदायिक संसाधन के ही उदाहरण हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सामुदायिक संसाधन केंद्र, मंदिर है, पिकनिक का स्थल है, खेल का मैदान है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है इत्यादि। ये सभी के सभी क्या है? सामुदायिक संसाधन है, जिसका उपयोग उस समूह के लोग आसानी से कर सकते हैं। ये सब बहुत ही कम कंसेप्चुअल चीजें हैं, बस आसानी से समझ में आ जाएगी। और सबसे खतरनाक यह अब आ गया है जिसमें आपको समझना भी है और क्वेश्चंस भी बनेंगे। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, यानी नेशनल रिसोर्सेस। राष्ट्रीय का मतलब है जो एक राष्ट्र है, जैसे भारत एक राष्ट्र है, उसका संसाधन। इसमें क्या है कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और वन जीव एवं समुद्री जीव जो कि 200 नॉटिकल मील महासागरीय क्षेत्र तक है, वह सभी के सभी राष्ट्रीय संसाधन के रूप में चिन्हित है। राष्ट्र व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकता है, और जो भारत का जो या फिर किसी भी देश की जो राष्ट्रीय संपदा होती है, जिसे प्रादेशिक क्षेत्र भी कहा जाता है, प्रादेशिक रीजन भी कहा जाता है, वह 12 नॉटिकल मील तक होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। इसमें क्या है कि सरकार जो भारत में जो कुछ भी आप देखते हैं, इवन आपका जो जमीन भी है, वह भी आम जनता के हित के लिए अधिग्रहित की जा सकती है। जैसे मान के चलो कि आपके गांव के बगल से एक रेल का ट्रैक निकलने वाला हो और उसी में आपका जमीन आ जाए, तो सरकार इसको आपको मुआवजा देकर ये जो जमीन है उसका अधिग्रहण कर सकती है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत के सीमा के अंदर जो कुछ भी है वह सभी के सभी क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। इवन सीमा के अंदर ही नहीं, अब यहाँ आप वहां वापस आ जाओ, आप देख सकते हो कि भारत का जो दक्षिण हिस्सा है वह 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। और अब यहाँ आ जाओ, ये जो 12 नॉटिकल मील दिख रही है, वह तट से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय संपदा या प्रादेशिक क्षेत्र। प्रादेशिक क्षेत्र ये जो ऐसे क्षेत्र हैं 12 नॉटिकल मील तक के, इसमें पूरी तरीके से संप्रभुता होती है भारत सरकार की। इसमें किसी भी तरह के विदेशी जहाज किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। इसमें मछली मारना, जिसे मत्स्य भी कहते हैं, वो भी आप इसमें नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इसको और अच्छे समझने के लिए अगले स्लाइड पर चलेंगे। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होती है यहाँ पर समझेंगे। तट रेखा से 200 नॉटिकल मील, अभी हमने पढ़ा था। एक चीज और ध्यान रखना कि 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। अब सवाल यह है कि सर ये नॉटिकल मील क्या होता है? किलोमीटर तो समझते हैं, फिर नॉटिकल मील क्या होती है? तो याद रखना, जब हम लोग सड़क पर चलते हैं, जब सड़क पर चलते हैं तो वह मापा जाता है किलोमीटर में, लेकिन वही अगर हम लोग समुद्र में चले जहाज से, तब वह मापा जाएगा नॉटिकल मील से, समुद्रिक मील से कहा जाएगा, मापा जाएगा। तो किसी भी देश के तट रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी को छोड़कर महासागरीय जो संसाधन होते हैं वह किसी भी देश का अधिपत्य नहीं होता है। अब इसको आप यहां से समझिए। मान के चलो कि ये तट रेखा है किसी भी देश का, और यहां से लेकर चले जाओ यहाँ तक, मान के चलो कि यहाँ तक है 200 नॉटिकल मील तक। तो यहां से यहां तक तो है राष्ट्रीय अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र EEZ, ठीक है, EEZ, यानी या 200 नॉटिकल मील के अंदर जिस देश का तट रेखा है, वो जितने भी संपदा यहाँ पाई जाएगी उसका अधिकार उसी देश का होगा। लेकिन जब 200 नॉटिकल मील के बाहर जो क्षेत्र हो जाएगा वह किसी भी देश के आधिपत्य में नहीं होगा। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। इसको और अच्छे समझने के लिए आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं। आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र EEZ, ठीक है, इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव जोन। अब यहां समझो,
समुद्र में किसी देश की विशेष आर्थिक अधिकार वाला ही क्षेत्र होता है। यहाँ देखो, ये जो तट रेखा है वह किसी देश का है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 200 नॉटिकल मील तक ये जो जितने भी क्षेत्र हैं वह अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में आता है, यानी वह किसी देश के जो भी जिसका भी तट था उसके अंडर में आएगा। लेकिन इसके बाद ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, इसके बाद कहीं भी इसे कहते हैं खुला समुद्र। यहाँ पर किसी भी देश का आधिपत्य नहीं होता है। फिर सवाल यह है कि सर इसका उपयोग क्यों कौन करेगा? तो इसका अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा परमिशन लेकर, ठीक है, परमिशन लेकर आप केवल यानी कि दूसरे देश के लोग केवल अनुसंधान कर सकते हैं, यानी कि खोज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि यहाँ पर कोई मिनरल है, कोई इंपोर्टेड मिनरल है तो आप जाके किस चाइना, मान लीजिए चाइना जाके और यहाँ पर से खनन कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वह अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थानें होती हैं वह उन्हें रोक लगा देगी। क्यों? क्योंकि ये चीजें साझा है, पूरी दुनिया के लिए है, और किसी एक देश के द्वारा इसका यूज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए किसी देश को यहाँ पर परमिशन नहीं दी जाती है। हाँ, वो केवल अनुसंधान कर सकता है पूरे विश्व के कल्याण के लिए। यहाँ पर आप एक और मैप देख सकते हैं, ये है तटरेखा किसी भी देश की। यहाँ से यहाँ तक होती है 12 मील। ये आपके किताब के क्वेश्चन में दिया हुआ है, 12 मील नहीं 12 नॉटिकल मील होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कहां तक किस नॉटिकल मील तक राष्ट्रीय संपदा मानी जाती है, तो वह है 12 मील तक। इसमें पूरी तरीके से अगर कोई देश का जो जहाज है यहाँ एंट्री कर गया किसी भी गलती वजह से, तो आप इसे गिरफ्तार कर सकते हैं, अपने देश के नियमों के हिसाब से इस पर दंड लगा सकते हैं। इसके बाद सन्निहित क्षेत्र होता है जो 24 नॉटिकल मील तक होता है। ये भी आप ही के अंडर है, वही देश के अंडर है, लेकिन प्रादेशिक क्षेत्र में जितने अधिकार होते हैं उससे कम यहाँ होते हैं। यहाँ भी कोई अगर आ जाता है जहाज, तो इतने कठोर नियम यहाँ नहीं लगाए जा सकते हैं। अगर भूलवश आया है तो इसे छोड़ा जा सकता है। इसके बाद से जो है 200 नॉटिकल मील तक, जिसे आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है या अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, इसके अंडर अगर कोई जहाज आता है दूसरे देश का, तो हम लोग अपने रीजन में जो भी चीजें अगर उसे जन कल्याण के लिए आया है तो हम उसको परमिशन देंगे, नहीं तो हम उसे जाने के लिए भी कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर उतनी ज्यादा कड़ाई नहीं की जा सकती है। ठीक है, हाँ, यहाँ से अगर कोई देश कहे कि नहीं मुझे इस क्षेत्र से जहाज को गुजार के हमको कहीं ले जाना है, तो हम मना नहीं कर सकते हैं, उन्हें जाने देंगे। लेकिन ये चीजें यहाँ से नहीं हो सकती है कि कोई देश का जहाज मेरे परमिशन के बगैर यहाँ से गुजर जाए। तो उम्मीद है कि आपको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन के बारे में समझ में आया होगा। यहाँ पर आप अंतरराष्ट्रीय संसाधन के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय संसाधन होते हैं, ऐसे संसाधनों का जो नियंत्रण है कौन करेगा? कुछ तो अंतरराष्ट्रीय जो संस्था है वो तो कुछ तो होगी ना। तो जो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि हुई थी, जिसे अनक्लोज भी कहा जाता है, के तहत अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA वो संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करती है। इसका उपयोग केवल हम अनुसंधान के लिए ही कर सकते हैं, ये बात हमने अभी आपको बताई थी। तो उम्मीद है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधनों के बारे में आपको जो समझ है वो डेवलप हुई होगी। इसके साथ साथ अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, जिसे हम लोग EEZ कहते हैं, वह किसी भी देश के तट से कितने नॉटिकल मील तक होती है? 200 नॉटिकल मील तक होती है। ये किताब में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, और एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद अगर हम ये कहें कि इसमें कि यह क्षेत्र 200 नॉटिकल मील, यानी जो कि अगर किलोमीटर में हम बात करें तो लगभग वह हो जाती है 370 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, इस क्षेत्र में देश का पूर्ण स्वामित्व नहीं होता है, लेकिन विशेष आर्थिक अधिकार जरूर होते हैं। इस क्षेत्र में अन्य देशों के जहाजों और विमानों को आवागमन की स्वतंत्रता होती है, और यह नियम संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन
अनक्लोज 1982 के तहत तय किया गया था। हम इसमें किसी को छोड़ नहीं सकते कि भाई आप नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें जो उपयोग हम कर सकते हैं उसको देखो, हम मछली का पालन कर सकते हैं अपने ईईजेड में। तेल, गैस, खनिज संसाधनों का खोज और दोहन कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। समुद्रिक वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं। समुद्र से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है जैसे पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि को हम उपयोग कर सकते हैं। समुद्र पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण भी हम कर सकते हैं। अब सवाल है कि सर भारत का ईईजेड क्षेत्र कितना है। अब चूंकि भारत का जो है आप देखोगे, भारत जो है वह 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो यहां से भी 200 नॉटिकल मील, यहां से भी और यहां से भी, इसको लेके बहुत एक लंबा चौड़ा हमारा ईईजेड बन जाता है, जो कि है 23.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये हमारे देश की भूमि से भी काफी बड़ा है और यह क्षेत्र हमारे आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। इसका अर्थ अगर हम लोग आसान समझें तो हमारे समुद्र में हमारे आर्थिक अधिकार, लेकिन सभी देशों के लिए समुद्री मार्ग खुले रहते हैं। ये सब चीजें होती हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं आगे। अब है विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। आज हम लोग कम से कम संसाधनों के वर्गीकरण को खत्म कर लेंगे। इसमें सबसे पहला है संभावी संसाधन। नाम से ही लगता है कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, यानी कि किसी खास क्षेत्र में मौजूद होते हैं, लेकिन उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। लेकिन यहां आप देखोगे तो यहाँ एक वर्ड है संभावना, यानी अभी फिलहाल इसको यूज नहीं किया जा रहा है, ये संसाधन अभी यूज में नहीं है, परंतु उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया। देखो यहाँ पर अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों नहीं किया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पहले से शुरू किया था कि संसाधन तभी बनते हैं जब हमारे पास उपयुक्त तकनीक मौजूद हो। अब जैसे एग्जाम्पल में समझो कि हिमालय का जो क्षेत्र है उसमें गहराइयों में खनिज छुपा हुआ है। हिमालय क्षेत्र में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसका खनन अधिक गहराई में होने का दुर्गम और महंगा है। ठीक है, इसलिए खनिजों का उपयोग अभी तक नहीं किया जा रहा है। तो हिमालय के जो खनिज है वह संभावी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ये संभावना है कि हम भविष्य में इसका उपयोग कर सकें, लेकिन फिलहाल नहीं हो रही है। यहाँ पर तांबा है, लोहा है, बॉक्साइट है, सीसा है, जस्ता है, इत्यादि चीजें यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। उसी प्रकार राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा का बहुत ही बड़ा भंडार है, लेकिन अभी भी हम उतने सक्षम नहीं हुए हैं कि इन सभी का सही ढंग से इस्तेमाल कर पाए। लेकिन भारत सरकार ने गुजरात के, ये क्वेश्चन दिमाग में रखना, गुजरात के भुज जिला में सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है, जो कि एक नवीकरणीय संसाधन को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। संभावित तो हो गया। इसके बाद है विकसित संसाधन। ये बहुत ही आसान है। विकसित संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनकी मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण भी किया जा चुका है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। यानी कि हमने उसका सर्वेक्षण भी कर लिया है कि कहाँ है, कितना है और कितना वह उसमें कितना गुण है, कौन सी क्वालिटी की है, हम सबने देख लिया है। जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ में कोयला, लौह यानी उड़ीसा और झारखंड कर्नाटक में लौह अयस्क, मुंबई हाई में देख सकते हैं पेट्रोलियम, और कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस। इन सभी का हमने सर्वेक्षण कर लिया है, इसका उपयोग भी कर रहे हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा, विकसित संसाधन के अंतर्गत ये आएगा। यानी इसका उपयोग हमने करना भी शुरू कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे भंडार संसाधन। भंडार यानी स्टॉक रिसोर्सेस। ठीक है, स्टॉक रिसोर्स।
ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध तो हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम भी हैं, लेकिन उपयोग हेतु तकनीक की कमी के कारण यह भंडारित संसाधन के रूप में देखा जा रहा है। हमारे पास उपलब्ध भी है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति भी कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तकनीक के अभाव में आ रही है। जिस दिन हमारे पास तकनीक आएगी हम इसका उपयोग करना शुरू कर देंगे। उदाहरण के लिए देखोगे तो जल भी दो यौगिकों से जल दो तत्वों से मिलकर बना हुआ एक यौगिक है। एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमताएं सीमित है, अब छिपी हुई है। देखो आप सब जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, इससे ज्यादा गैस तेजी से कोई नहीं जलता है, लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज का, जो हाइड्रोजन है जिससे हम लोग भविष्य का ईंधन कहते हैं, इसका उपयोग हम लोग अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। यह एक भंडार संसाधन के रूप में उपस्थित है। इसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन भी हम उतना इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, यह केवल हमारे सांस वगैरह लेने के लिए ही मौजूद है फिलहाल। तकनीक की खोज जिस दिन हो जाएगी, इन दोनों गैसों का उपयोग हम लोग अपने ऊर्जा के लिए करेंगे, जो कि अभी भंडार संसाधन के अंतर्गत छिपा हुआ है। इसके बाद है संचित कोष संसाधन। यह भी भंडार संसाधन का ही अंग है, ठीक है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। फिलहाल इसको भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। यह भविष्य की पूंजी है। जैसे नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में सक्षम है। अब देखो बहुत सारे जो डैम्स हैं भारत में उसको बनाया गया है, लेकिन अभी भी हम लोग ऊर्जा के जो भी रिक्वायरमेंट में है भारत में, ऊर्जा जो है उसका मात्र 20% जो एनर्जी है वही हम मात्र जल ऊर्जा से प्राप्त कर पाते हैं। हमें चाहिए कि जल ऊर्जा का ये जो परसेंटेज है उसे और बढ़ाया जाए, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा फ्रेश एनर्जी हमें मिल सके, जिससे वह जो हमारे जो पेट्रोल डीजल गैसेज है उसकी खपत कम हो और उसका बचाव हम लोग करके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए दे सकें। इसके बाद है संसाधन नियोजन। यानी हमने यहां तक संसाधनों के वर्गीकरण को पढ़ लिया है, ठीक है, संसाधनों के वर्गीकरण को पढ़ लिया है और थोड़ा सा संसाधन नियोजन के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चला जाएगा। क्या है संसाधन नियोजन? संसाधन तो हमने पढ़ लिया है और यही संसाधन नियोजन के बारे में नरेंद्र मोदी ने अपील किया है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। ठीक है, अगर हम अंधाधुंध उपयोग करते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल गैसेस का इतना बिना मतलब की यूज करते जाए, जल को ऐसे ही बर्बाद करते रहे, खेती में फर्टिलाइजर्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में डालते चल जाए, तो एक दिन संसाधन जो कि प्राकृतिक रूप से हमारे पास मौजूद है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। अगर कोई देश संसाधनों को नियोजित तरीके से उपयोग नहीं करता है तो वह नष्ट हो जाता है। इसके लिए भारत सरकार ने एक योजना बनाई थी जिसका नाम रखा गया था योजना आयोग। इस योजना आयोग को आप अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे अच्छे ढंग से, लेकिन फिर भी योजना आयोग का जो गठन था, योजना आयोग का जो गठन था वह 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था और इसने पहला टेन्योर इसने 1951 से लेके 1956 तक पूरा कर लिया था। ठीक है, इसके बारे में और अच्छे से जानकारी के लिए अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसके बाद है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि संसाधन नियोजन क्या है। तो संसाधन नियोजन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से सर्वेक्षण, मूल्यांकन और उनका भविष्य के लिए उपयोग करने की योजना ही बनाना। ठीक है, इसमें हम लोग भारत में जो संसाधन है उसका नियोजन कैसे कर सकते हैं, इसको देखो। पहला है कि संसाधनों की पहचान करें। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखो
संसाधनों का पहले यह पता लगाया जाता है कि हमारे पास कौन कौन से संसाधन है, जैसे भूमि, जल, वन, खनिज, मानव संसाधन इत्यादि। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि संसाधनों की पहचान करेंगे। इसके बाद है संसाधनों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन। संसाधनों की कितनी मात्रा है, उसका कितना क्वांटिटी है, क्वालिटी कितनी है, उनके उपयोग की जांच भी हम लोग कर लेंगे, यह दूसरा स्टेप है। इसके बाद है योजना बनाना। यह तय किया जाता है कि संसाधनों का उपयोग कैसे, कहाँ और कितनी मात्रा में किया जाए ताकि सभी की आवश्यकताएं पूरी हो सके और भविष्य सुरक्षित हो। अगला है योजनाओं का क्रियान्वयन। बनाई गई योजनाओं को सरकार, समाज और व्यक्तियों के सहयोग से लागू किया जाए। और निगरानी और पुनरीक्षण। यह देखा जाता है कि योजनाएं सही से लागू हो रही है या नहीं और समय समय पर उसमें सुधार किए जा रहे हैं या नहीं। तो अगर किसी भी देश को विकसित श्रेणी में आकर शामिल होना है, अपने स्थिति को सुधारना है, तो उसे अपने जो देश में उपस्थित संसाधन है उसका सही ढंग से नियोजन करना होगा, अन्यथा बहुत ही प्रॉब्लम होगी। जैसे हम लोग अपने घर में कभी कभी पैसे कम होते हैं तो घर में यह निर्णय लिया जाता है कि हम लोग इस मंथ में कम से कम पैसे खर्च करने का प्रयास करेंगे, आवश्यक की चीजों का ही हम लोग क्रय करेंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे देश में भी अगर संसाधन की कमी हो रही है तो हमें भी उसका सही ढंग से नियोजन करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अभी आप लोग जो भी इसमें पढ़ाई हो रहा है उसको, इसके कीवर्ड्स को समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और लिखेंगे जरूर। ठीक है, और मेरी बातों को जरूर ध्यान रखेंगे कि भाई पढ़ना जरूरी है, समय भी दीजिए। और मैंने बताया था कि सेल्फ स्टडी के तौर पर 4 घंटा जरूर आप पढ़िए। ठीक है, और फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है।